हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 7, 8, 9 तारीख के एकदम खतरनाक 9 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स, जो कि आप लोगों को दिख सकते हैं आपके CUET के एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये वाले करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसके सबके आंसर दे दिए सही, तो इसका मतलब आपकी तैयारी चल रही है एकदम खतरनाक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे GK, बहुत सारा एजुकेशनल वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, और आप सबकी हेल्प करता है क्या, आपके CUET में मार्क्स अच्छे लाने के लिए, आपको मेरिट में लाने के लिए, और आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी आपको दिलवाने के लिए। तो क्या आप सब के सब रेडी है? अगर रेडी है तो दिखाइए मुझे फटाफट से अपने अंगूठे, ताकि अपन आगे बढ़े और देखें कि अपने पास क्या क्या है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अपन ने डाली एक शॉर्ट, ठीक है। तो आगे अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट नहीं देखा है तो जाके जल्दी से शॉर्ट देखिए, क्योंकि उसमें भी एक छोटी सी करंट अफेयर है। ठीक है, तो थोड़ी सी दुखद करंट अफेयर है, लेकिन जाकर देख जरूर लेना। ठीक है, तो शॉर्ट्स CUET चैनल पे शॉर्ट्स में मिल जाएगा आप लोगों को। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्या, और 4 बजे वाली वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी, आई होप। ठीक है, जिसको नहीं पता है 4 बजे GK की वीडियो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्लेलिस्ट भी बना ली है मैंने, इस वाले की भी बना ली है प्लेलिस्ट, और पिछले वाले की GK वाले की भी प्लेलिस्ट बना ली है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना पढ़े उसको मत चले जाना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ला रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 9 मार्च के क्विक रिवीजन प्लस MCQs प्लस करंट अफेयर्स प्लस एक्सेट्रा सब करवा दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका CUET अड्डा 24/7 पर है बहुत स्वागत, और कोड के बारे में बाद में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, आप लोगों को पता है कि क्या, आप लोगों को पता है क्या करना है। 10 सेकंड है आप लोगों के पास जल्दी से आंसर देने। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। अकॉर्डिंग टू द VDEM डेमोक्रेसी रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। ऑप्शन है हमारे पास, अच्छा हिंदी में भी है क्या, हिंदी में पढ़ लेते। डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। ऑप्शन है हमारे पास 102, 107, 108 या 112। तो जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। फटक से आने चाहिए आप लोगों के आंसर। देखो हमारे पास 2 तरीके के इंडेक्स आए हैं, ठीक है, और VDEM डेमोक्रेसी ने ये वाले इंडेक्स निकाले हैं। और ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट, एक इंडेक्स हमारे पास आया है कौन सा, EDI का, है ना। EDI क्या है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। और दूसरा हमारे पास जो इंडेक्स आया है वो है LDI का। LDI क्या है, LDI है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, नीचे लिख देता हूँ, क्रेसी इंडेक्स। ठीक है, तो LDI और EDI 2 इंडेक्स आए। तो क्वेश्चन पूछा है क्या इसमें, देखो ध्यान से, VDEM डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक क्या है डेमोक्रेसी इंडेक्स पे, और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी याद रखना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब इंडिया की रैंक तो बढ़िया ही होनी चाहिए। अरे हाँ कि ना, चलो बढ़िया ही रैंक होगी इंडिया की। अरे ये क्या ऑप्शंस, इंडिया तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये ऑप्शन में 102, 107, 108, 112 क्या दे रखा है, मतलब गड़बड़ चल रही है बाबू। हाँ कि ना, जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए फटाफट से क्या आंसर क्या है इसका। क्या इसका एक आंसर है A, B या C या D, और जिसके आंसर आ रहे हैं सर B आंसर है, कटा A कटा, D कटा, आंसर है इसका क्या, C। हमेशा C कटता नहीं है, कभी कभी चल भी जाता है काम इससे। ठीक है, तो 108th, तो इंडिया का रैंक जो है वो किसमें, EDI में, EDI इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अब EDI में और LDI में डिफरेंस क्या है, बहुत ईजी चीज़ है। EDI क्या, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, मतलब इलेक्शंस में क्या क्या चल रहा है चक्कर। ठीक है, इलेक्शंस तुम्हारे फ्री एंड फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या EVM मशीन्स में क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है क्या। तो EVM मशीन क्या होती है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म बताना मुझे। आप लोगों को पता है EVM मशीन क्या होती है। वोटिंग के टाइम पीरियड में पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, पहले वोटिंग। अरे हाँ कि ना, अरे बोलो भैया, एक बॉक्स रख दिया जाता था, ठीक है, और उस बॉक्स के ऊपर लिख दिया जाता था क्या, उस बॉक्स के ऊपर लिख दिया जाता था कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर वोट दे। ठीक है, या तो अलग अलग वोट्स होते थे। ठीक है, बीजेपी के लिए यहाँ पर वोट दे,
और क्या मान लो आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर वोट दें, ठीक है। चलो शिवसेना मान लो तो शिवसेना के लिए यहाँ पर वोट दें, ठीक है, शिवसेना SS लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जिस भी बंदे को क्या करना है, जिस भी बंदे को वोट देना है वो क्या करता था, बैलेट पेपर लेता था और बैलेट पेपर लेके उसके ऊपर क्या करता था, उसके ऊपर 4-5 ऑप्शन बने होते थे, एक के ऊपर करता था स्टैंप और फिर डाल देता था किसी एक बॉक्स में, ठीक है। या फिर क्या करते थे, एक ही बॉक्स होता था और उसके ऊपर लिखा होता था क्या, इलेक्शन कमीशन, और फिर उसके ऊपर अपने पास पर्ची आती थी और उस पर्ची के ऊपर 1 2 3 4 क्या लिखे होते थे, ऑप्शन होते थे, उसके किसी भी एक के ऊपर अपने को लगाना होता था क्या, ठप्पा, और फिर उसी एक ही बॉक्स में सारे के सारे डालते थे और बाद में फिर उसकी गिनती होती थी, ठीक है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर था ये, बहुत टाइम लगता था गिनने वगैरह में। तो EVM मशीन स्टार्ट करी गई, EVM, तो EVM की फुल फॉर्म तो मुझे आप लोग बताओगे, प्लस EVM मशीन हम लोगों ने यूज़ करना कब से स्टार्ट करा है ये भी आप लोग बताओगे, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार हमारी जो रैंक है वो 108 थे, 108। तो ये रैंक अच्छी है या बुरी है, तो बहुत बुरी रैंक है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी रैंक जो है और नीचे गिरी है, मतलब 2022 में 2022 में हमारी रैंक थी 97th। समझ में आया नहीं है? तो 97th रैंक से अपन और नीचे गिरकर 108 हो गए, ठीक है। कि सर जल्दी से पाकिस्तान की बता दो कितनी है, टेंशन मत लो, उनसे अब पीछे हटेंगे क्या अपन, ठीक है। अपन चल रहे आगे, ठीक है, लेकिन हमें पाकिस्तान से आगे नहीं रहना है, हमें रहना दुनिया से आगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब सीन क्या, ध्यान से सुनो। 2023 में इंडिया की रैंक तो क्या आई है, इंडिया की रैंक आई है EDI में इंडिया की रैंक आई है 108, ठीक है। पाकिस्तान की 110th है, तो इससे तो आगे चल रहे अपन, ठीक है। दूसरी चीज़, LDI की बात करें अगर, LDI की लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2023 में इंडिया की रैंक आई है 27th, पाकिस्तान की आई है 106, ठीक है। ये पाकिस्तान की है, कंफ्यूज मत होना, ये पाकिस्तान की, ये भी पाकिस्तान की है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक याद रखना, EDI में इंडिया की रैंक है 108 और LDI में इंडिया की रैंक है कौन सी, 97th। अरे 27 भी आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट रैंक कौन है, सेकंड रैंक कौन से है, तो हम सबको पता है, हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही लेकर जाती है ये, है ना। तो ध्यान सुनना, फर्स्ट रैंक LDI में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, है ना। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब कितने आज़ाद है वहाँ के लोग, है ना। ऑटोक्रेसी तो नहीं चल रही, रूलर्स अपनी खुद की चला तो नहीं रहे, ठीक है। तो LDI में सबसे टॉप किया है किसने, डेनमार्क ने। डेनमार्क की कैपिटल कमेंट सेक्शन में। दूसरा स्वीडन की कैपिटल कमेंट सेक्शन में। और तीसरा कौन है, नॉर्वे कैपिटल कमेंट सेक्शन में। चौथा कौन आया है, फोर्थ यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ आया है कौन, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल, नहीं स्विट्जरलैंड नहीं आया, सिंगापुर आया, नहीं स्विट्जरलैंड ही आया, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल भी बताओ मुझे। और पांचवा है कौन पता है, एस्टोनिया। और एस्टोनिया की कैपिटल भी बताओ, ठीक है। तो पहले 5 बता दिए मैंने आप लोगों को। टॉप याद रखना बस, डेनमार्क, है ना। तो डेनमार्क के बारे में आएगा कि टॉप किसने किया, वी डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो टॉप किसने किया, ये डेनमार्क ने टॉप किया। इन सब की कैपिटल बताना मुझे, डेनमार्क की, स्वीडन की, नॉर्वे की, स्विट्जरलैंड की और एस्टोनिया की। और इंडिया का रैंक मैंने बता दिया आप लोगों को। EDI में इंडिया का रैंक है 108 और LDI में इंडिया का रैंक है कितना, 97th। कोई दिक्कत है क्या, है ना। पाकिस्तान की रैंक याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी वैसे ही ज़्यादा देशभक्ति आ रही है, ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, कौन सा मीडिया पे जाना है तुम्हें, CUET का पेपर देना है, नहीं पूछेंगे पाकिस्तान। हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है ना, जैसे CUET क्लियर करना पाकिस्तान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े क्या, इसके बारे में कुछ फोटो फाटो है क्या, देखते ज़रा, देखो है क्या कुछ। हाँ ये फ़ोटो है, कुछ नहीं है इसमें, इस वाले फ़ोटो में, ठीक है। क्या है ये, इंडिया रैंक्स 108 ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, बस इतना ही है। अच्छा, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूँ फिर उसको, जल्दी से करो, फटाफट से आने दो भैया। हो गया क्या, चलो तो अगर हो गया है तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग inked for the first time a treaty for high seas to protect ocean bodies of the world। निम्नलिखित में से किसने पहली बार दुनिया के समुद्र निकायों की रक्षा के लिए हाई सीज के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया है।
ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया या यूनाइटेड नेशंस। और अगर आप लोगों ने अपनी देखी है वीडियो जीके वाली, ठीक है, तो आप लोगों को यूनाइटेड नेशंस के बारे में सब कुछ आता होगा। अगर नहीं देखी है और पढ़ाई नहीं करी और रिवीजन नहीं करा है तो कुछ नहीं आता होगा। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो, ठीक है, वीडियो देख लो, या फिर ठीक है बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका? यूएसए, जापान, इंडिया या यूएन। अब तुम लोग जहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो कंफ्यूज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो रहे होंगे कि सर ये हाई सीज क्या है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को हाई सीज क्या है। कोई भी कंट्री हो, मान लो इंडिया, इंडिया से प्यारा कंट्री कौन सा है? कोई भी नहीं। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे है तो क्या हो गया। चलो देखो, अब ये इंडिया है, इंडिया की मान लो ये है, यहाँ से मान लो पानी स्टार्ट होता है, पानी है ना, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कोई भी पानी इस साइड ले लो, है ना, अरेबियन सी, या नीचे ले लो कौन सा, इंडियन ओशन। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये इंडिया है, इंडिया की मान लो टेरिटोरियल बाउंड्री यहाँ पर खत्म हो जाती है, टेरिटोरियल बाउंड्री मान लो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री से आगे अगर हम लोग 12 नॉटिकल माइल्स चले जाए, 12 नॉटिकल माइल्स चले जाए, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कितना किलोमीटर होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स अगर अपन आगे चले जाए तो यहाँ तक होता है, ये हमारी क्या है, ये हमारी नेशनल वाटर बाउंड्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हमारी अपनी नेशनल वाटर बाउंड्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या, ये हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री में ही आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस वाली जगह पर अगर किसी को भी अपनी शिप चलवानी है, ठीक है, अपनी बोट लेकर जानी है किसी और कंट्री को, तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसको बोलेंगे नेशनल वाटर बाउंड्री या फिर नेशनल टेरिटोरियल बाउंड्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक और इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, इसके ऊपर अगर किसी को एरोप्लेन भी लेकर जाना है तो पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया लेकर जाए या ना लेकर जाए। समझ में आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि अगर हमारे से बिना परमिशन लिए किसी ने यहाँ पर एरोप्लेन भी चलाया तो हम उड़ा देंगे, अपने पास फुल अथॉरिटी है उसकी। ठीक है, और किसी और केस में अपन भी चलेंगे तो वो भी उड़ा देंगे। ठीक है, तो परमिशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? इसके बाद स्टार्ट होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है यहाँ से, ये दिख रहा है, ये है ना, इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? ये पूरी की पूरी क्या है? ये बेस लाइन है। तो इस बेस लाइन से अगर अपन स्टार्ट करें तो बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक, कितने? 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होगा? 200 नॉटिकल माइल्स तक चलेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? ये आता तो इंटरनेशनल बाउंड्री में, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अपन क्या कर सकते हैं? अपन इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब अपनी भी तो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ से अपन निकाल सकते हैं क्या? तेल निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, नेचुरल गैस निकाल सकते हैं, जो भी अपनी मर्जी है। अपने वाले में से निकाल ही रहे, यहाँ से भी अपन कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे बाउंड्री के पास है। ठीक है, लेकिन इंडिया वाले जाके फ्रांस वाले समंदर के पास नहीं कर सकते ये। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। 200 नॉटिकल माइल्स, तो 200 नॉटिकल माइल्स कितना किलोमीटर होता है? यू विल टेल मी, है ना। पहले एक नॉटिकल माइल का ढूंढ लो, 12 नॉटिकल माइल्स 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा, 200 को उससे मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये होगी हमारी नेशनल बाउंड्री, ये हो गई इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री के उस पार ऐसा समंदर जहां पर क्या नहीं है, ऐसा समंदर जहां पर क्या, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री के भी बाहर होता है ना, जहां पर किसी को अलाउड नहीं है कुछ भी करना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसको बोलते हैं हाई सीज। क्या बोलते हैं? हाई सीज। और हाई सीज जो है इसके ऊपर अभी तक कोई भी ट्रीटी बनाई नहीं गई थी, कोई भी संधि नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके साथ साथ क्या, क्लाइमेट चेंजेस तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सीज वगैरह जो है प्लस क्या कहते हैं उसको, ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सी लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दुनिया की 95% स्पीसीज़ रहती है या उससे भी ज़्यादा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाई सीज में। ठीक है, तो हाई सीज के कंजर्वेशन के लिए कोई ट्रीटी अभी तक नहीं करी थी, तो ये ट्रीटी किसने करी है यही बताना है। प्लस ये जो हाई सीज है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले इसका आंसर बताओ मुझे कि किसने करी होगी ये हाई सीज के ऊपर ट्रीटी, यूएसए, जापान, इंडिया या यूनाइटेड नेशंस। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर जो है सर 100% यूएसए है, तो आप लोग बिल्कुल सही नहीं हो। ठीक है,
कौन कर सकता है भैया इंडिया के अलावा, कौन कर सकता है इंडिया के अलावा? तो जिसने दिया है आंसर इंडिया, एकदम 100% आपका आंसर है रंग, जापान, रंग भैया। इंटरनेशनल बातें हो रही है, यूएसए, जापान, इंडिया, यूनाइटेड नेशंस करेगा हाई सीज, है ना। देखो ना वो जगह कौन सी है, वो जगह ऐसी जगह है जहां पर नेशनल बाउंड्री भी नहीं है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं है, उसके पार वाली जगह है ये। अरे हाँ कि ना? तो क्या है, हाई सीज के ऊपर कौन लेगा डिसीजन? हाई सीज के ऊपर डिसीजन लेगा यूनाइटेड नेशंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में इसके बारे में पता है, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में, और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर मैंने बताया आप लोगों को कहाँ पर है, तो आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में 38 आवर्स के लिए डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, और फिर जाके ये ट्रीटी बनी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर जाके ये ट्रीटी बनी है हाई सीज के ऊपर। समझ में आया? तो 38 आवर्स तक डिस्कशन हुआ, उसके बाद ये ट्रीटी बनी है। प्लस इसके बारे में क्या है कि इससे पहले ओशन कंजर्वेशन के ऊपर कोई ट्रीटी बनी है क्या? ओशन कंजर्वेशन के ऊपर, तो इसके पहले ओशन कंजर्वेशन के ऊपर ट्रीटी ज़रूर हुई है, और ओशन कंजर्वेशन को लेकर जो ट्रीटी हुई है इससे पहले, वो 40 साल पहले हुई है, 1982 में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो भैया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने करा है ये वाली ट्रीटी। अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पेपर में आने लायक न्यूज़ है, पढ़ के जाना, ठीक है। फालतू न्यूज़ करवाता ही नहीं मैं, इंपॉर्टेंट उठा के लाता हूँ, इंपॉर्टेंट करवाऊँगा, ठीक है। अब मैं रोज़ की तुम्हें 100 न्यूज़ें करवा दूँ, है ना, और आए उसमें से एक, तो फ़ायदा क्या? तो 4, 5, 6, 7, 8, 10 इंपॉर्टेंट करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ फंस जाएगा 100%, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, फटाफट से ले लिया क्या? 1, 2, 3, बड़े आगे हटा इसको। चलो इसको हटा रहा हूँ मैं, हटाने का मतलब है क्या? मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को फोटो, ठीक है, और जो लिखा हुआ है इसको मिटा रहा हूँ। चलो देखो इधर, अब व्हाट आर हाई सीज, 2 चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को, एक और दिखाता हूँ। देखो इधर, व्हाट आर हाई सीज। हाई सीज क्या होती है? दे मेक अप नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। तो ओशन में जितना भी पानी है उसका 2/3 हाई सीज है। आई क्या बोल रहा है? दे रिप्रेजेंट 95% ऑफ अर्थ ऑक्यूपाइड हैबिटेट। तो 95% ऑफ हैबिटेट है, 95% ऑफ हैबिटेट मतलब जहाँ पर स्पीसीज वगैरह रहती है। आई क्या हो रहा है? बट लेस देन 1% ऑफ द हाई सीज आर प्रोटेक्टेड। और 1% से भी कम हाई सीज जो है उनको प्रोटेक्ट किया गया है, और इसी वजह से ये ट्रीटी बनाई गई है। उसके बाद ये देखो, ये हमारी बेस लाइन है। यहाँ पर किसी भी कंट्री की क्या है? किसी भी कंट्री की इंटरनल वाटर्स मतलब रिवर वगैरह हमारे कंट्री के अंदर जो फ्लो हो रही है, और ये ज़मीन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो ये बन गई बेस लाइन। बेस लाइन से यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स चलेगा क्या? टेरिटोरियल सी, है ना, जो अपना ही है ना, और हवा भी अपनी है। इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि नेशनल एयर स्पेस अपना है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल एयर स्पेस आ जाएगा, और इधर देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है? 200 नॉटिकल माइल्स तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या बोल रहा है? इसके आगे क्या पड़ता है अपना? हाई सीज पड़ता है, इसके आगे हाई सीज पड़ता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आई गेस की सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अगर आ गई है समझ तो दिखाओ मुझे फटाफट से अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया है समझ, ताकि अपन बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है? हु वन द 5th संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल आफ्टर 54 ईयर्स। तो 54 ईयर्स के बाद कौन सी टीम जो है उसने जीता है क्या? संतोष ट्रॉफी। और ये हु वन द 5th संतोष ट्रॉफी मत लिखो इसमें, हु वन इट्स लिख लो, इट्स 5th संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल आफ्टर 54 ईयर्स। हिंदी में पढ़ लेते, 54 साल बाद उसकी लिख देना इसमें, उसकी 5वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु। जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से। और जो जिसने भी जीता है उसने उस स्टेट ने क्या करा है? अपनी 5वीं बार जीता है उसने क्या? अपना संतोष ट्रॉफी फाइनल 5वीं बार, ठीक है, मतलब फाइनल भी और टाइटल भी, है ना, दोनों चीज़ जीती है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि संतोष ट्रॉफी स्टार्ट कब हुई थी? तो संतोष ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी कब? 1941 में, ठीक है। और स्टार्ट किसने करी थी संतोष ट्रॉफी? तो संतोष ट्रॉफी को स्टार्ट किया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। किसने स्टार्ट किया है?
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का टाइम वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म AIFF, तो ये भी याद रखना, ठीक है। और यही इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, किसको, संतोष ट्रॉफी को। संतोष ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करवाने वाली कौन है ना, मतलब स्टार्ट भी इन्होंने करवाया और अब ऑर्गेनाइज भी यही करवाती है, ठीक है। 5वीं बार जीता है, प्लस इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है इसमें वो है वेस्ट बंगाल। कौन सी है, वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल जो है इस टाइटल को, संतोष ट्रॉफी को कितनी बार जीत चुकी है, 32 टाइम्स जीत चुकी है। हल्के में ले रहे हो वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल का स्टेट गेम है ये, है ना, फुटबॉल। अच्छा, और क्या है इसके बारे में, बस इतना ही है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि आंसर क्या होने वाला है। क्या आपको लग रहा है कि सर 100% इसका आंसर क्या है, तमिलनाडु? तो नो तमिलनाडु, नो। क्या लग रहा है इसका आंसर है बिहार। का लगत है, बिहार आंसर होता है, ना होवत है बाबू, ना होवत है। वेस्ट बंगाल, क्या इस बार भी वेस्ट बंगाल ने मार ली है बाजी, नो वेस्ट नो ईस्ट, ओनली कर्नाटका इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे खतरनाक कौन, कर्नाटका जीत चुकी है ये, ठीक है। और कर्नाटका पता कितने सालों बाद जीती है, 54 ईयर्स के बाद जीती है। कितने साल बाद, 54 ईयर्स के बाद, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कर्नाटका ने हराया किसको, तो कर्नाटका ने हराया है मेघालय को। और मेघालय की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताएंगे मुझे, किसमें, मेघालय की कैपिटल आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट। और मेघालय जो है इसको कितने से हराया इसने, 3-2 से, मतलब टक्कर का मुकाबला था, हल्के में मत लो, ठीक है। तीसरा कौन आया है, थर्ड, तो थर्ड आई है इसमें सर्विसेज मतलब अपनी डिफेंस, ठीक है, आर्मी, ठीक है, सर्विसेज। और चौथे नंबर पे कौन आया है, तो सर्विसेज ने थर्ड पोजीशन के लिए हराया है पंजाब को, ठीक है। तो ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन है, कर्नाटका इसका राइट आंसर है। और कर्नाटका जो है, कर्नाटका का खुद का पहला ट्रॉफी है ये, मतलब पहले जो कर्नाटका का टीम का नाम था वो कर्नाटका नहीं था। क्योंकि कर्नाटका की टीम का नाम था मैसूर प्रोविंस। क्या नाम था, मैसूर प्रोविंस, क्योंकि पहले ये मैसूर के नाम से था ना। देखो इधर, ये मान लो इंडिया है क्या इंडिया, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोविंस था पहले, इसका नाम था मैसूर। अब तो मैसूर क्या रह गया, एक छोटी सी सिटी रह गई है। ऐसे ही पहले मद्रास था, मद्रास प्रोविंस, है ना। तो मद्रास जो है अब क्या है, अब एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम चेन्नई है ना। तो ये पहले मद्रास प्रोविंस था। प्रोविंस का मतलब क्या है, प्रोविंस का मतलब है स्टेट, है ना, प्रिंसली स्टेट था ये। नीचे त्रावणकोर था, अब ये केरला, तमिलनाडु वगैरह बन गए, है ना। इसका कर्नाटका नाम थे। तो मैसूर प्रोविंस के नाम से पहले ये जीत चुका है 4 बार, ठीक है। लेकिन कर्नाटका के नाम से ये जीता है पहली बार, फर्स्ट टाइम। आ रहा है नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत है क्या, सारे की सारी चीज़ें नोट कर लो फटाफट। और क्या करो, इसका ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। समझ में आया कि नहीं आया, भाई पढ़ाएगा सब समझ में आएगा। अगर किसी को कहीं पर भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में, भाई बहुत एक्टिव है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। टाइम नहीं मिलता है फिर भी कोशिश करता हूँ टाइम निकालने का तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारा CUT का एग्जाम क्लियर करवाऊंगा भाई, किसी का करवाओ ना करवाओ, ठीक है। जो तुम देख रहे हो ना रोज़ जो रेगुलर आ रहा है, भाई के ऊपर छोड़ दो, करंट अफेयर छोड़ दो, GK छोड़ दो, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस छोड़ दो पेड़ वालों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तब तक इनकी फोटो भी देखे क्या अपन, फोटो भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। ये देखो, ये है चैंपियंस, दिख रहा है क्या, ये हटाओ, इसको हटा देता हूँ, दिख जाएगा तुम्हें। देखो भैया, जो जीता है उनको भी देख लो, देख लिया, बढ़े आगे। 3 क्वेश्चन हो गए, 4 बाकी है। जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। तो कुवैत की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत कौन है, कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, फिर से, है ना। अब फिर से क्यों बोल रहा है, ये फिर से इस वजह से बोल रहा है क्योंकि इसी बंदे ने 1 महीने पहले रिजाइन कर दिया था गवर्नमेंट से, क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ हो गया था तू में, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर लिया था इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। प्लस मतलब इस प्राइम मिनिस्टर में रिज़ाइन कर लिया था, लेकिन इसको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है कुवैत का। तो इनमें से वो कौन है ये आप लोगों को बताना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया। अच्छा पढ़ लिया था अपन ने। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है शेख अहमद नवाफ अल सबा, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, या
मुस्तफ़ा मदबौली, जल्दी जल्दी से आंसर दो और बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। किस बंदे को बना दिया गया है क्या दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत? कुवैत की कैपिटल, कुवैत की करेंसी भी लिखो, चलो कुवैत की करेंसी भी बता देना मुझे, ठीक है। तो कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? शेख अहमद नवाफ अल सबा, मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, मुस्तफ़ा मदबौली। तो जल्दी जल्दी से आंसर दो, तब तक मैं तुम लोगों को दो चीज़ समझाता हूँ। एक है अल, ये जो अल आता है ना, अल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल का मतलब क्या होता है? तो अरेबिक में अल का मतलब होता है द। अरेबिक वाले लोग जो है अपनी जनरेशन को बहुत इज्जत देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी जनरेशन है, ठीक है, और तुम्हारी जनरेशन में गंगाराम नाम का एक ही बंदा था, ठीक है, और तुम उसकी बहुत ज़्यादा क्या करते हो, मतलब किसी बढ़िया पोजीशन पे था, तुम लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो। अब तुम्हारे दादा परदादा उसके दादा 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 वाला कोई बंदा होगा वो गंगाराम, ठीक है, तो वो जो गंगाराम है उसकी तुम लोग क्या करते हो, बहुत इज्जत करते हो, तो तुमने उसको बोल दिया द गंगाराम, और तुम उसके नाम अपने नाम में हमेशा द गंगाराम लगाते हो, ठीक है। तो वैसे ही अल, अब देखो इसका नाम क्या है, शेख अहमद नवाफ अल सबा। तो अल सबा इनका कोई पूर्वज होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जिसकी ये लोग जनरेशन है, इस वजह से ही ऐसे लगाते हैं। तो अपने मनसब को, अपने किसको, जनरेशन को ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं और इसी वजह से ये लगाते हैं। देखो अल सबा, अल मखतूम, अल सऊद, तो अल का मतलब समझ में आ गया? अरे बोलो भैया, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो, क्या ये बिन क्या है भैया? डस्टबिन है क्या? डस्टबिन नहीं है, ध्यान सुनो। बिन, ये जो बिन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सन ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम में से कोई एक लड़की है, ठीक है, चलो लड़का ले लेते हैं, तुम में से कोई एक लड़का है, कौन होता है तुम्हारे क्लास में? वो होता है अरुण होता है ना, अरुण को लेते हैं, ठीक है, अरुण है। मान लो अरुण के पापा का नाम है क्या? अरुण के पापा का नाम है राधेश्याम, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? अरुण बिन राधेश्याम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो बिन का मतलब होता है किसका बेटा? अरे बोलो भैया। दूसरी चीज़, बिन अगर लड़की का नाम लिखना है, लड़की का, ठीक है, तो तुम कौन आता है तुम्हारे में से? अरे किसी लड़की का नाम बता दो। सिदरा आती है, सिदरा, ठीक है, तो सिदरा, ठीक है। अब बिन नहीं लिखेंगे, सन ऑफ होता है इसका मतलब। क्या मतलब होता है इसका? सन ऑफ। अब मुझे लिखना है डॉटर ऑफ, तो क्या लिखेंगे? सिदरा बिनते, ठीक है। सिदरा के अब्बा का नाम बताओ क्या है? सिदरा के अब्बा के नाम है, मान लो क्या, मान लो इरफान है, तो सिदरा बिनते इरफान। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर अरबिक में है ना, इब्ने बतूता वगैरह का नाम सुना होगा ना, तो इब्ने का क्या मतलब होता है? इब्ने का मतलब भी होता है सन ऑफ। इब्ने का मतलब भी क्या होता है? सन ऑफ होता है। जैसे अगर मुझे लिखना है अरुण बिन राधेश्याम है, ठीक है, मुझे अरुण का नाम नहीं लिखना, बस बोलना है क्या? राधेश्याम का बेटा, तो मैं क्या बोलूँगा? इब्ने राधेश्याम। अरे बोलो भैया, आया नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ याद क्यों रखनी है? ताकि अब बताऊंगा तुम्हें इसका फ़ायदा क्या होता है। कंसेप्ट से चीज़ें करते हैं ना, तो सारी चीज़ें याद रहती है, दिमाग में रहती है। देखो जैसे इसका आंसर बता दिया तुम लोगों ने, अब ध्यान सुनो। जिसने इसका आंसर डी दिया है गलत है, सी दिया है गलत है, बी दिया है गलत है, इसका आंसर है ए, शेख अहमद नवाफ अल सबा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शेख अहमद नवाफ अल सबा इसके किसी जनरेशन का नाम होगा। ठीक है, दूसरा ये बन चुका है क्या? ये बन चुका है दोबारा से प्राइम मिनिस्टर किसका? कुवैत का। दूसरी चीज़ सुनो, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम कौन है? ये यूएई का क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, यूएई की कैपिटल बता दी थी तुम लोगों ने, एक बार और बता दो। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अब देखो, मोहम्मद बिन सलमान, बिन मतलब क्या? मोहम्मद किसका बेटा है? सलमान का बेटा है। और जनरेशन किसकी है? अल सऊद की जनरेशन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये अल सऊद पता है कौन है? अल सऊद के नाम से ही बना है सऊदी अरेबिया। मतलब ये सऊदी अरेबिया का क्या है? सऊदी अरेबिया का क्या है? ये बंदा सऊदी अरेबिया का है क्या? प्राइम मिनिस्टर। आया नहीं आया समझ? बोलो भैया। ठीक है, देखो मोहम्मद बिन राशिद मतलब मोहम्मद किसका बेटा है? राशिद का बेटा। और अल मखतूम क्या जनरेशन हो गई? ठीक है, ये कौन है भैया? मुस्तफ़ा मदबौली। तो मुस्तफ़ा मदबौली जो है ये इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर है। अरे आ रहा है नहीं यार समझ में? ठीक है, तो इजिप्ट की कैपिटल बताओ मुझे क्या है? इजिप्ट की कैपिटल बताओ। सऊदी अरेबिया की कैपिटल बताओ क्या है? ठीक है, और बाकी तो मैंने बता ही दिया। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलो, तो अगर आ गया है समझ में तो जल्दी से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर एकदम 100% हमें आ गया समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े,
नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आने से पहले फोटो देखते हैं किसकी, शेख अहमद नवाफ अल सबा की। ये देखो शेख अहमद नवाफ, अरे नहीं दिख रहा क्या, अभी हटाते हैं, ये देखो अब देख लो, अब दिख रहा है, देखो क्या नाम है इसका, शेख अहमद नवाफ अल सबा। ठीक है, बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ई रहा, देखो का बोलत है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस बिकेम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, निम्न में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है। तो जिला कौन सा है ये बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। ऑप्शन है हमारे पास हनुमाना, नायगढ़ी, देवतलब या मऊगंज। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि मऊगंज, देवतलब, नईगढ़ी या हनुमाना, इनमें से कौन सा है जो 53rd डिस्ट्रिक्ट बना है, किसका, 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी का 53rd डिस्ट्रिक्ट कौन बना है, जल्दी जल्दी से बताओ। अब ध्यान सुनो, मध्य प्रदेश का सीएम पता है हम सब लोगों को, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अरे है क्या, शिवराज सिंह चौहान है, बिल्कुल है। चलो अब ध्यान सुनो, ये जो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं 53rd डिस्ट्रिक्ट बना रहा हूँ, 53rd डिस्ट्रिक्ट। अब 53rd डिस्ट्रिक्ट क्यों बना रहे हैं ये लोग, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो भी आंसर है इसका, ठीक है, यहाँ वाले लोगों को सरकार से प्रॉब्लम है, पीपल को क्या है, डिसकंटेंट है सरकार से। क्या डिसकंटेंट है, गवर्नमेंट से। ये लोग खुश नहीं है गवर्नमेंट से, क्यों, इनका कहना है इन लोगों का कि भैया हमारे जो लोग हैं उनको ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारे लोग कैबिनेट में जाकर नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है, हमारे सिर्फ वोटों का इस्तेमाल हो रहा है और तुम लोग क्या हमें रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रहे हो। तो शिवराज सिंह चौहान बोले क्या कि भैया टेंशन मत लो, हम नया डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तुम लोग वोट दो, अपने बंदे को एमएलए बनाओ, ठीक है, और बिठाओ कहाँ पर, विधानसभा में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसी वजह से बन रहा है क्या ये 53rd डिस्ट्रिक्ट। और अब मुझे बताओ कि इनमें से वो कौन सा है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर है सी, देवतलब, देवतलब, देवतलब। तो आप लोगों का आंसर 100% है क्या, रंग। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर नहीं, नई गढ़ी है आंसर, नई गढ़ी, तो नहीं, नई गढ़ी तो नहीं है, हनुमान नाम तो अच्छा है लेकिन आंसर नहीं है, लेकिन इसका आंसर है क्या, मऊगंज। अब ध्यान सुनो, मऊगंज जो है ये खुद एक तहसील था, तहसील। अब तहसील का मतलब क्या होता है, अब नॉर्थ इंडिया में तहसील अलग है, साउथ इंडिया में तहसील अलग है। मतलब तहसील ग्रुप ऑफ गांव से मिलकर बनता है, अरे हाँ कि ना, ग्रुप ऑफ विलेजेस। साउथ इंडिया में क्या बोलेंगे, तालुका। बहुत सारी जगह पे तालुका वर्ड यूज होता है, बहुत सारे लोगों पे जगह पर तहसील यूज होता है, तो एक ही बात है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो मऊगंज खुद तहसील था पहले, क्या था पहले, तहसील था, तालुका था, ठीक है। अब मऊगंज जो है वो तालुका तहसील नहीं है, मतलब मऊगंज जो है अब इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया जा रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और मऊगंज कौन सी डिस्ट्रिक्ट का तहसील था, तो मऊगंज रेवा डिस्ट्रिक्ट का तहसील था, रेवा डिस्ट्रिक्ट का तहसील था। आया नहीं आया समझ में। दूसरी चीज समझो, क्या ये जो तीनों दिख रहे हैं हमें, क्या, हनुमाना, नायगढ़ी, देवतलब, ठीक है, ये तीनों के तीनों भी तहसील है, 3 तहसील से ये, या 3 तालुके हैं, ठीक है। और अब जो हमारे पास नया मऊगंज डिस्ट्रिक्ट बनेगा, मऊगंज डिस्ट्रिक्ट, तो मऊगंज डिस्ट्रिक्ट में हनुमाना, नायगढ़ी, देवतलब और मऊगंज, ये चारों की चारों तहसील रहने वाली है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ। और किससे टूटकर बना है, रेवा डिस्ट्रिक्ट से टूटकर बना है, इंपॉर्टेंट। और मऊगंज जो है ये विंध्या रीजन में पड़ता है। कौन से रीजन में, विंध्या रीजन में। दिखाऊंगा तुम्हें, विंध्या रीजन भी दिखाऊंगा। और इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ क्या, ये इसकी बॉर्डर उत्तर प्रदेश से शेयर होती है। किससे शेयर होती है, उत्तर प्रदेश से। समझ में आया नहीं आया, बोलो जल्दी जल्दी से, लिखो इसको फटाफट, लिखो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बहुत हो गया। चलो अब ध्यान सुनो, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या, फोटो देखो इधर दिखा के कुछ, ये है मध्य प्रदेश, दिख रहा है। मध्य प्रदेश में इसको हटा देता हूँ एक बार ताकि अच्छे से दिखे तुम्हें, है ना। बहुत नखरे हो रहे हो तुम लोगों के, सर ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे, अरे देखो इधर, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये रहा रेवा डिस्ट्रिक्ट, दिख रहा है क्या, रेवा। और इसी से टूट कर बनेगा अब क्या, मऊगंज, ये बनेगा मऊगंज। अरे आ रहा ही नहीं यार समझ, ये मऊगंज बनेगा, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट से 4 तहसील आएगी, इसमें कौन सी बने तुम लोगों को बता दी। और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ ही है। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया क्या, ठीक है। और ठीक है, आ गया होगा समझ में। और शिवराज सिंह चौहान के भी फोटो दिखा दूँ क्या, देख लो, ये देखो
शिवराज सिंह चौहान, है ना। रीवा जिले से प्रतीक, मऊगंज बनेगा नया जिला, ठीक है, मऊगंज डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। बोल तो रहे मऊगंज डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, लेकिन पीछे जो मैप बना हुआ है इसमें देखो रेवा ये है ना, नया डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है अभी तक, तो अभी डिसाइड कर रहे होंगे बाउंड्रीज वगैरह। समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे, फटाफट 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 से बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सैंडविचेस, आय हाय भूख लगी, मुंह में वो भी आ रहा है पानी पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सैंडविचेस रैंक्ड 13th इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट सैंडविचेस इन द वर्ल्ड। तो बेस्ट सैंडविचेस इन द वर्ल्ड की रैंकिंग में 13th रैंक एक इंडियन सैंडविच का आया है। तो वो कौन सा सैंडविच है, जल्दी जल्दी से बताइए। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय सैंडविच को विश्व के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में 13वां स्थान मिला है। ऑप्शन है हमारे पास क्या, मिसल पाव, पाव भाजी, वड़ा पाव या अंडे वाला बर्गर। जल्दी जल्दी सुनो, ये देखा क्या तुमने, अंडे वाला बर्गर देखा है? अरे वो मीम आया था ना एक बार, वो पाकिस्तान का मीम है वो, है ना। कहता कमीज़, कह रहा हो आपको तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी बात करने, कहता कमीज़ तो पहनी हुई है, ठीक है। वो कहता है हेलो हेलो, कहता हाँ मेरे लिए एक अंडे वाला बर्गर, ठीक है। वो वाला मेरे याद आ गया, मैंने डाल दिया भाई, मैं डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी क्लास में कुछ भी करूँगा। मिसल पाव, पाव भाजी, वड़ा पाव या अंडे वाला बर्गर, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होने वाला है इसका आंसर। और जिस जिसको लग रहा है कि सर आंसर तो इसका 100% है पाव, पाव भाजी एकदम से रॉन्ग है। मिसल पाव, मिसल पाव, महाराष्ट्र वाले कह रहे होंगे सर मिसल पाव 100% रॉन्ग। सैंडविच ये भी नहीं है, सैंडविच ये भी नहीं है, एक ही सैंडविच है क्या, वड़ा पाव। वैसे तो अंडे वाला बर्गर भी है सैंडविच, लेकिन आंसर नहीं है ये, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, वड़ा पाव, वड़ा पाव। तो मुंबईज है ना, वैसे तो पूरे महाराष्ट्र का है, लेकिन स्टार्ट मुंबई में हुआ है, इसलिए मुंबई का नाम आता है। मुंबईज क्या मोस्ट लाइक्ड स्ट्रीट फूड जिसका नाम है क्या, वड़ा पाव, वड़ा पाव। तो वड़ा पाव का मिला है क्या, वड़ा पाव को मिला है 13th रैंक पे आया है ये पूरे की पूरी दुनिया में बेस्ट सैंडविचेस में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वड़ा पाव स्टार्ट किसने किया था। तो वड़ा पाव स्टार्ट किया था एक बंदे ने जिसका नाम था अशोक वैद्य। और अशोक वैद्य जो है इसने इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है या स्टार्ट किया है ये वाला क्या, ये वड़ा पाव बनाना, ठीक है। कब बनाना स्टार्ट किया है इसने, ये 1960s में और 1970s में, 1960s से लेकर 1970s में ये क्या करता था, ये वड़ा पाव बेचता था दादर रेलवे स्टेशन में। दादर रेलवे स्टेशन जो कि दादर मुंबई का ही पार्ट है, ठीक है। तो दादर रेलवे स्टेशन पे ये क्या बेचता था, तो दादर रेलवे स्टेशन पे ये बेचता था वड़ा पाव, ठीक है। इसका इन्वेंशन है, ठीक है। और आज इसका इन्वेंशन देखो 13th रैंक इन द वर्ल्ड में आ गया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये पेपर में आएगा नहीं आएगा पक्का नहीं पता, ठीक है। लेकिन क्योंकि न्यूज़ है, एक रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग है, तो आ सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो एक और, क्या फर्स्ट कौन सा आया फर्स्ट, तो फर्स्ट आया है टॉम्बिक सैंडविच। और ये टॉम्बिक सैंडविच कहाँ का है, ये है तुर्की का, तुर्की है ना, टर्की का नाम चेंज हो गया तुर्की, तो तुर्की का है ये। दूसरा आया है ब्यूटी फरा, ठीक है। ब्यूटी फ्यूरा भी आता है, FURA भी आता है, ब्यूटी फरा भी आता है। और ये है कहाँ का, पेरू का। तो मुझे आप लोग टर्की का कैपिटल तो बता चुके हैं ना, मुझे बताइए पेरू का कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू, साउथ अमेरिका में है ये कंट्री, ठीक है। तीसरा किसका आया है, तीसरे वाले का नाम है ला डेमो या ला सोमो, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो ला डोमो या ला सोमो कुछ नाम है, ठीक है, देख लेना इसको। और ये डिश कहाँ की है, ला डोमो ला सोमो अर्जेंटीना की डिश है, अर्जेंटीना की, ठीक है। तो ये तीन जो है क्या है, ये 3 आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फोटो दिखाएंगे आप, भाई दिखाएगा तुम्हें फोटो, टेंशन की बात क्या है ना। तुम्हारे मुंह में इतना पानी ले आऊँगा ना, पानी पी लोगे तुम लोग। चलो देखो इधर, अब देखते हैं कि क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहला फोटो ये है वड़ा पाव। अरे यार खाने के बीच में आ रहा है, 1 मिनट रुको, ये फ़ोटो ले लो भैया जिसको लेनी है, बाद में तुम लोग बोलोगे ले ली क्या। चलो अब देख, तो इसको हटा देता हूँ पहले। ये देखो ये है वड़ा पाव, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई साहब ये, है ना। मिर्ची निकाल के खाता हूँ, लेकिन मैं, तुम भी मिर्ची निकाल के खाया करो, ठीक है। आगे देखिए
दूसरा हटा बे, ये पता है क्या है, ये है वो अर्जेंटीना वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखे क्या है, नेक्स्ट देखो ये पता है क्या है, ये है टॉम्बिक, टर्की वाला। और ये देखो ये है ब्यूटीफोरा। देख लिया चारों के चारों, मुंह में पानी आ रहा, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पढ़ाना भी तो है तुम्हें। 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगर 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे फटाक से, ताकि अपन आगे बढ़े और देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज गोइंग टू लॉन्च इट्स न्यू प्लेटफॉर्म साथी प्लेटफॉर्म किसने स्टार्ट किया है? इन एसोसिएशन विद IIT कानपुर के साथ मिलकर क्या साथी प्लेटफॉर्म किसने स्टार्ट किया है? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय IIT कानपुर के सहयोग से अपना नया प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च करने जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नहीं बताएंगे? अरे बता दो, जल्दी से बताओ कि इसका क्या आंसर होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर राजनाथ सिंह यही कुछ तो साथी वाला सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाए होंगे, तो बिल्कुल 100% आपका आंसर एकदम से रॉन्ग। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्कुल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है क्या? साथी है ना, हाथी मेरा साथी, एनवायरनमेंट, प्लांट्स मेरे साथी, एनवायरनमेंट नहीं बाबा, नॉट दिस इज नॉट द आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो सकता है क्या? बिल्कुल इसका आंसर 100% मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रॉन्ग नहीं है। आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे क्या एजुकेशन मिनिस्टर है। और अच्छा मुझे बताओ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट कौन है मुझे लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट चेक करूंगा भैया। ठीक है, सबके आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता दो मुझे एक तो, और मुझे बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? ये दोनों बता दो मुझे। नहीं डिफेंस नहीं, क्या बोल रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बता देना और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट बता देना कौन है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना पहला या पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी हमारी, है ना, ये भी बताना मुझे। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टार्ट किया है क्या? धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टार्ट किया है क्या? एक नया इनिशिएटिव, मतलब अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, होने वाला है, जिसका नाम है साथी। और साथी क्या है इसके बारे में देखते हैं अपन, इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे। सेल्फ असेसमेंट है वैसे ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कई सारे बच्चे होते हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनके लिए एक सेल्फ असेसमेंट प्लस ट्रेनिंग के लिए प्लस कोचिंग के लिए एक क्या बना दिया गया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया सरकार की तरफ से। और इस पे क्या होगा, जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनको क्लासेस में समझ में वगैरह नहीं आता, ठीक है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ तो सारा आता है, पढ़ते भी अच्छा है, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, साथी प्लेटफॉर्म, साथी ऐप वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें चले जाओ, ठीक है, अपने टॉपिक का नाम डालो, उससे क्वेश्चन पूछो, उसके आंसर आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, वीडियोज़ आएगी उसके पास, तो वीडियो देख लो। और वो वीडियोज़ ऐसे वैसे लोगों की नहीं आएगी, आलतू फालतू की। ठीक है, तो वो वीडियोज़ आएगी किसकी? IIT प्रोफेशनल्स की वीडियो आएगी। ठीक है, IIT कानपुर वाले प्रोफेशनल्स की, या फिर IISc बैंगलोर वाली फैकल्टीज़ की क्या आएगी, उसमें वीडियो आएगी। उससे आप अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो। इस ऐप पे आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह वगैरह का ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन भी देंगे आप लोगों को, प्लस आप लोगों को कोचिंग भी करवाएंगे। ठीक है, फॉर फ्री, एकदम 100% फ्री। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टार्ट किया है ये साथी प्रोग्राम, और इसके बारे में देखते हैं। साथी की फुल फॉर्म देखते हैं पहले तो क्या है। तो साथी की फुल फॉर्म याद रख लेना, पेपर में आएगी। साथी की फुल फॉर्म क्या है, एक मिनट इसको हटा रहा हूँ। देखो इधर, साथी की फुल फॉर्म देखो। तो साथी की फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड असिस्टेंस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प करने वाले, ठीक है, कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करने वाले। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड असिस्टेंस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो एच से कुछ नहीं है। ठीक है, एच वो साथी पूरा करने के लिए है ना, वरना सती लगता, वो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड असिस्टेंस फॉर एंट्रेंस एग्जाम साथी, ये इसकी फुल फॉर्म है। आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और क्लास को करते हैं ओवर जल्दी से। देखो इधर क्या बोल रहा है ये देखो, कुछ इस तरीके से रहने वाला है इसका क्या, इसका फोटो है ना, साथी। हाय आई एम योर साथी,
आई लव क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चंस और प्रॉब्लम से क्या है, डर लगता है, इसके बाद चले जाओ साथी के पास, है ना, वरना अपन तो है ही, पूछ लेना। देखो इधर साथी प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज गोइंग टू लॉन्च इट्स न्यू प्लेटफॉर्म नेम साथी। साथी नाम का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाली है। इट इज अ सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ असेसमेंट, है ना, खुद को चेक करो, सेल्फ असेसमेंट का प्लेटफॉर्म है। इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला, ठीक है, क्या प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है साथी प्लेटफॉर्म। आई क्या बोल रहा है, इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू गेन एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर फ्री। ठीक है, फ्री बोलते हो, उसकी याद आ गई यार, वो किसकी, फरहान की, 3 इडियट्स वाले की, है ना, कम्बो से शादी भी करेगा फरहान, नहीं कौन, हाँ फरहान, वो भी फ्री। चलो, इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू गेन एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर फ्री। एम देखो क्या है, टू मेक स्टूडेंट्स लर्न कंसेप्ट्स एंड फोकस ऑन देयर वीक टॉपिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को क्या करवाएगा, उनके कंसेप्ट समझाएगा अच्छे से, है ना। देखो कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज़ समझ में आ गई तो याद रहेगी, समझ में नहीं आई ऐसे ही चल रहा है आगे तो फायदा नहीं है फिर, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, इट एम्स टू मेक स्टूडेंट्स लर्न कंसेप्ट्स को लर्न करवाएगी एंड फोकस ऑन देयर वीक टॉपिक्स पे फोकस करवाएगी, सो दैट दे फील कॉन्फिडेंट टू गिव एनी एग्जाम्स बाय वॉचिंग वीडियोज प्रिपेयर्ड बाय आईआईटी एंड आईआईएससी फैकल्टी मेंबर्स। ये मैंने आप लोगों को बोल दिया, ठीक है। तो आईआईटी प्रोफेशनल्स और आईआईएससी बैंगलोर वाला ये, ठीक है, आईआईएससी फैकल्टी मेंबर्स, ये लोग मिलकर ये वीडियोस वगैरह बनाएंगे और लोग कोशिश करेंगे कि लोगों की या बच्चों की, स्टूडेंट्स की क्या करें, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, वीक पॉइंट्स वगैरह है, उसको क्लियर करें, उनको कंसेप्ट समझाए अच्छे से और प्रॉब्लम्स को दूर करें। इट प्रोवाइड्स फ्री लर्निंग, ये क्या कर रहा है, फ्री लर्निंग प्रोवाइड करेगा, फ्री लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग 800 वीडियोज़। तो इसमें 800 वीडियोज़ मिलेगी आप लोगों को और 12 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में मिली, इन 12 रीजनल लैंग्वेजेस। इंडिजिनसली डेवलप्ड AI प्रोग्राम कॉल्ड ट्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये किस प्रोग्राम पे चल रहा है, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहा है ये, तो कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहा है, ये चल रहा है प्रूटर के ऊपर, ठीक है। और ये प्रूटर डेवलप किसने किया है, आईआईटी कानपुर वाले बच्चों ने, प्रोफेशनल्स ने किया है इसको क्या डेवलप, ठीक है। तो साथी किस, देखो क्वेश्चन देखो आप क्या बनेगा, समझ ली न्यूज़, क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई साथी प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ। दूसरा किसके साथ कोलैब किया है, इसमें आईआईटी कानपुर वालों के साथ कोलैब किया, ठीक है। क्या किया जाएगा, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से इसमें से क्वेश्चन आ जाए, अपने को आता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आ गया। तो अगर आया है समझ में तो शो मी योर डर्टी थम्स, फटाफट से आने चाहिए आप लोगों के क्या थम्स, और अपने पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आई होप कि सारी की सारी चीज़ें ढंग से समझा पाया हूँ मैं, और साथ के साथ MCQs जो है वो आपको करवा पाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, अच्छे से कर लेना। मुझे अगर मैं भाई करंट अफेयर्स रोज़ आते हैं ना, मुझे अगर याद है, देखो बिना देखे कर रही हो सब, है ना, तो तुम तो शेर हो भाई, चीते हो, शिकार पे जीते हो, हाँ कि ना। तो तुम लोग तो यूँ कर दोगे, यूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। वो अलग बात है, भाई ने टॉप किया इंडिया जामिया में, लेकिन ठीक है चलो जो भी है, ठीक है। तुम लोग भी कर सकते हो, भाई से ही पढ़ रहे हो ना तुम, ठीक है, 100% करोगे, ठीक है। सबका चाहिए CUET क्लियर, ठीक है, बाकी सब है ना पता लगना चाहिए। मैं जब उसमें था ना, क्या कहते हैं, सेकेंड ईयर मास्टर्स में था मैं, ठीक है, MA हिस्ट्री में सेकेंड ईयर में था, तो मेरे 11 स्टूडेंट्स मास्टर्स फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, 11 स्टूडेंट्स, 11, ठीक है। चलो खैर, आई होप सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ बचा नहीं है अपने पास, ठीक है। लास्ट में जाते जाते आपको पता ही है ना क्या बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो अगर इस सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। उससे पहले सुन लीजिए अपना टॉपर्स 2.0 बैच जो है ये स्टार्ट हो चुका है, कब से, 7 तारीख से, 7/3/2023, है ना। तो मैंने अभी तक तो इसमें एक ही क्लास ली है। तो अगर आप लोगों को लेनी है क्लास पॉलिटिकल साइंस की, करंट अफेयर्स की, तो फटाफट से इसको करिए क्या, इसको करिए लॉगिन, या इसको इसमें कर लिए क्या, एनरोल। और अगर आप लोगों को करनी है NDA की तैयारी, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी, तो अपना चल रहा है विक्रम 2.0 बैच, विक्रम 2.0। और विक्रम 2.0 बैच जो है इसमें लॉगिन, इसमें एनरोल करने के लिए, मतलब इसमें एनरोल कर लीजिए आप लोग। और इसमें अपन पढ़ाएंगे आपको 2 सब्जेक्ट, इसमें भी 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसमें भी 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना, सब आता है मुझे। अच्छा, दूसरी चीज़ सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट करके दिखाता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। देखो इधर
जानबूझ के, वो पिछले वाले में हुआ नहीं था ना, अब जानबूझ के ऐसा स्टूडियो लेके लाया हूँ मैं, ठीक है, जिसमें मैं अपना कोड डालूँ तो चले, है ना। तो अड्डा 24/7 खुलना है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट खुलते ही इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मिलेगा ऑल कोर्सेज का ऑप्शन, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पर मिलेगा अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम, ठीक है, इस पर क्लिक करिए तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर CUET पे क्लिक करिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएगी, हिंदी में भी आने लग गया हम लोगों के पास, है ना। इंग्लिश में मान लो तुम लोग साइंस स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस पे क्लिक करिए। अरे रुक जा, ठीक, अरे क्या हो गया, चलो दोबारा करते। अरे 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 भैया क्या हो गया। ऑल कोर्सेज में जाइए, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स में जाइए, CUET में जाइए और फिर जाइए कहाँ पर, CUET 2023 साइंस में। तो आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर क्या, टॉपर्स 2.0 बैच दिख रहा है। एक ये वाला बैच है, एक ये वाला बैच है, 2 है, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है तो ये खोल के देख लेना। मैं ये वाला खोल के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये देखो, ठीक है। तो कौन कौन टीचर पढ़ाएगा, कैसे कैसे पढ़ाएगा, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या करवाया जाएगा आपको हर सब्जेक्ट में, तो वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। अड्डा को क्यों चूज़ करना है बाकियों से, और बाकी टीचर्स के बारे में नाम वगैरह सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो गजेंद्र सर है, ये पढ़ाएंगे आपको फिज़िक्स, है ना। ये मैम है, क्या नाम है इनका, शशांक सर तो है नीचे, ये कौन है, आयुषी मैम है, ठीक है। तो ये आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती है, ठीक है। और ये है शशांक सर, है ना, खतरनाक बंदा है तो मैथ्स में, ठीक है, ये पढ़ाएंगे आपको मैथ्स। और सोनिया मैम है, ये आपको पढ़ाएंगे क्या, बायो पढ़ाएंगे, ठीक है। और रुबैका मैम होगी, रुबैका मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएगी इसमें, ठीक है। बाकी और कोई सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स वगैरह तो अपन है ही, ठीक है। इसमें बाई करने के लिए इसको बाई करिए, 2999 का दिखा रहा है, ठीक है। 15% ये वाला कोड लगाओगे 15%, भाई वाला कोड लगाओगे तो 21%। देखो इधर देखो, इसमें जाओ और क्या करो, फटाफट से डाल दो क्या, Y, अभी मैं भूलने वाला था अपने वाला, अरे कैसे डालो भैया, Y742, है ना। अड्डा 24/7 का ये है उल्टा। अगर इसको डालोगे और करो दोगे अप्लाई, तो जैसे ही अप्लाई कर दोगे तो 509 रुपये बच जाएंगे आपके, है ना। तो 2489 में मिल जाएगा। ये अप्लाई कर दोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। एनरोल कर लेना, क्योंकि इसमें कर सकते हो तो, है ना, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है। अगर एनरोल करोगे तो क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में अपन पढ़ाई करेंगे इसमें, ठीक है। विक्रम 2.0 बैच के लिए भी सेम ही करना है। तो आई होप सारी की सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आई है समझ में तो दिखाइए मुझे बहुत सारा प्यार, ठीक है। मैं आपका अपना जीतू भैया ऐसे ही बढ़िया मस्त सेक्सी वीडियोज़ लेकर आप लोगों के पास आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।